Hey guys, welcome to JIB CIB Wala. So I hope you all are doing well with your studies, with your health. So in this particular session, we are going to continue with our series based on Macmillan book questions. Okay. So in our previous session, we generally discussed the question based on module A, AFM subject. Okay. सो आज हम लोग आपका फिर से इसी सीरीज को इसी सीक्वेंस को आपका कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉड्यूल बी। तो अगर आप मैकमिलन की बुक को देखते हैं सो यहाँ पे बेसिकली आपको चार मॉड्यूल आपका देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो इन चारों मॉड्यूल के अंदर बुक के पीछे जो एंड में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको अपने पिछले सीरीज में भी बताया था कि दीज क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। ओके, तो यहाँ से बेसिकली अगर आप एग्जामिनेशंस के साथ इनको कंपेयर करते हैं सो दीज ऑल आर बेसिक लेवल क्वेश्चंस। यू विल गेट मॉडरेट एंड टफ लेवल क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। बट हाँ, अगर आप इनको अच्छे से गो थ्रू करते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर आप जैब एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं जेआईबी अक्टूबर के लिए या मई 2024 के लिए, सो इट विल गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट द क्वेश्चन टाइप्स एंड ऑल। ओके, सो आज का जो मॉड्यूल है जिसको आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं दैट इज मॉड्यूल बी। इफ यू टॉक अबाउट द मॉड्यूल बी, सो जहां पे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं सो दीज आर फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट इक्वेशन, another one is preparation of final accounts, then we have company account 1 and company account 2, then cash flow and fund flow statements, final account of banking companies and core banking system and accounting in computerized environment. So these are the topics under module B. module A जहां पे 12 आपके टॉपिक थे तो हमने 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो बुक के पीछे के थे वो सारे डिस्कस किए थे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सो यूल गेट लेस नंबर्स बिकॉज वी हैव लेस यूनिट। बट अगर आप स्टडी वाइज जब आप इसको स्टडी करने के लिए जाएंगे ना सो कहीं ना कहीं आपको इक्वली टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पे भी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की you will get number of numericals questions based on the company accounts जहाँ पे बैलेंस शीट इक्वेशन या अदर्स उनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो आर वेरी फर्स्ट यूनिट इन मॉड्यूल बी विच इज बैलेंस शीट इक्वेशन। तो बैलेंस शीट इक्वेशन हमारा पहला टॉपिक। तो इसमें अगर हम लोग मेजर सब टॉपिक्स की बात करते हैं तो बैलेंस शीट इक्वेशन विच इज assets equal to liabilities plus owner's equity, then computation of balance sheet equations, तो जहां पे बैलेंस शीट बनाना है ऑल ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ठीक है, सो ये दो मेजर एरियाज आपको जो देखने के लिए मिलेंगे। नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैकमिलन बुक। अगर हम लोग मैकमिलन बुक की बात करते हैं तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस आपका बुक के पीछे दिए गए हैं, ठीक है, सो वी हैव 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी रिजल्ट इन। सो अगर हम लोग जैसे किसी आपका कोई लोन आपका है, ठीक है, सो कोई लोन आपका लिया गया है कंपनी के द्वारा, अगर हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, ओके, सो दिस विल बी लीड टू दिस विल रिजल्ट टू सो चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नो, पहला आपका इनकरेक्ट है। चेंज इन टोटल एसेट्स नो, टोटल लाइबिलिटीज नो, चेंज इन लाइबिलिटीज ओके, हाँ दिस इज फाइन, बट टोटल लाइबिलिटी रिमेन सेम। ठीक है, देखो क्या है था, आपने पहले लोन लिया था, ठीक है, सो अब जैसे आपने किसी XYZ बैंक से या किसी पार्टी से लोन लिया था, ठीक है, तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी थी। दूसरा, कहीं ना कहीं अब आप वही लोन का हमने इक्विटी जो XYZ पार्टी थी उसको हमने कुछ शेयर्स इशू कर दिए उस लोन के बदले में। ओके, तो लाइबिलिटी अभी भी है, वो ओनर्स इक्विटी वाले पार्ट में आपका है। ठीक है, सो चेंज इन लाइबिलिटी बट द टोटल लाइबिलिटी, जैसे पहले 10 करोड़ का था तो 10 करोड़ के ही, अगर हमने 10 करोड़ का लोन लिया था तो उसी 10 करोड़ के अगेंस्ट में उसको शेयर्स आपके या इक्विटी इशू किए गए। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक। अगला क्वेश्चन, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट रिजल्ट इन। तो अगर हम लोग फिक्स एसेट्स को आपका, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, अगर इनको परचेज करते हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पे अगर क्रेडिट नहीं होता तो स्टोरी अलग हो जाता है। ठीक है, सो इट विल लीड टू चेंज इन बोथ। बेसिकली यहां से क्या हो रहा है, हम लोग इसको क्रेडिट पे लिए हैं
तो एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और आपका लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो क्या होगा, चेंज इन टोटल एसेट ओनली नो, change in both assets and liabilities, so this is the correct one. Change in no and no. Okay, so what will be a correct answer for this particular question? Option B will be right answer for this one. Agla question, repayment of loan result in, so अगला क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर है रीपेमेंट ऑफ लोन, सॉरी रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट इन, सो क्या होगा आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर? सो चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, change in total asset only, change in total liabilities only, change in liabilities but total no, okay, option A will be correct answer for this particular one, ठीक है। so change in both, again इसका भी जो impact आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखो उसी लाइबिलिटी से हमने एसेट्स भी आपका क्रिएट किया था। सो चेंज इन लाइबिलिटीज, चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटीज बोथ आपका, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला, सेल ऑफ गुड ऑन क्रेडिट, सो हमने क्या करे हैं, आपके गुड्स आपके सेल करे हैं किसमें, क्रेडिट में, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली। सो बेसिकली देखो हमने सेल किया है गुड्स, तो एसेट में ही आपका होगा इसका इम्पैक्ट, बट क्रेडिट पे है तो उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो एसेट का वैल्यू आपका सेम रहेगा। सो चेंज इन एसेट्स, सो चेंज इन एसेट्स पे ये तीनों ही आपके नहीं होंगे, चेंज इन एसेट्स but total assets remain same, so option D will be correct answer for this particular question. So balance sheet equation, अब जैसे अगर आप थोड़ा सा अगर वहां पे जाएंगे ना, जैसे पूरे यूनिट को आप स्टडी करेंगे, तो जो बैलेंस शीट इक्वेशंस हमारी होती है विच इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो उसके ऊपर ना आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो थोड़ा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, या जो कहीं ना कहीं जो पोजीशनिंग आपकी होती है उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज, ओके। चलो, यूनिट 13, सेकंड यूनिट ऑफ मॉड्यूल बी, सो विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे जो टॉपिक है जैसे इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ओके। सो ये तीन मेजर सब टॉपिक्स जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सो ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस बेसिकली जो कि लेजर से हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स आपके होते हैं उनकी समरी आपकी होती है ट्रायल बैलेंस, ओके। सो यहाँ पे आपका रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड ऑल, तो ये सब आपको जो इस यूनिट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो बुक के पीछे दिए गए थे आपके, पहला क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, at the end of accounting period, the balances of dash are transferred to profit and loss account, okay। so profit and loss account को जैसे पहले जर्नल एंट्रीज, लेजर, लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो जितने भी होते हैं आपके, उनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को, ओके। सो द लेजर अकाउंट नो, the all the income and expenditures, which is correct one, so option B. Only the tangible no, some intangible no, okay। so correct answer क्या होगा? option B will be right answer for this one. अगला, which one of the following account is used for providing dividend? तो डिविडेंड हम लोग किससे आपका देते हैं, ठीक है, जब कंपनीज के द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो एक अकाउंट आई गेस हमने इसको कल भी पढ़ा था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं। सो पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ओके। नेक्स्ट वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इन लेजर इज मेड विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? तो इनमें से कौन सा आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हुए जो एंट्री आपका की जाती है, देखिए, सो डेप्रिसिएशन विल बी करेक्ट, सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नो, sales of goods credit no, discount received during no, so what will be your correct answer? This, okay, so depreciation during the year will be right answer for this particular one, okay. Which of the following is correct about a method of valuation of closing stock permitted by इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो बेसिकली जो हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड जो कि परमिटेड है, एक है आपका, या तो आप फीफो यूज कर सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज मेथड आपका यूज कर सकते हैं, ओके। सो लीफो नो,
पहला तो आपका नहीं होगा। परमिटेड फीफो मेथड फॉर इन्वेंटरी, फीफो है बट उसके साथ एक और परमिटेड फीफो और वेटेड एवरेज। ओके, सो इन दोनों में से कोई एक। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस जो मॉड्यूल बी यूनिट 2 के अंदर आपको देखने के लिए मिले। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग ज्यादा डिटेल में इनको आपका डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम लोग बहुत सारे सेशंस आपके जीआईबी सीआईबी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप रेगुलर रहिए जहाँ पे यही चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये आप बिल्कुल हवा में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, यूनिट 14 and third unit of module B, so which is company account 1। अब कंपनी अकाउंट 1 और 2 जब आप पढ़ोगे ना, इसमें बहुत लंबा टाइम आपको लगने वाला है, तो जिसमें बेसिक डेफिनेशन इन टाइप ऑफ कंपनीज, ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स हो गए, स्टेचुरी कंपनीज आपकी हो गई, ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो अनदर वन इज डेफिनेशन डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके ऑथराइज कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल्स, कॉल्ड अप कैपिटल, ये सारे इश्यू ऑफ शेयर्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रीफरेंस, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, अदर्स आपको मिलेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके मिलेंगे, नॉन वोटिंग शेयर्स आपके, ठीक है, जो जनरल शेयर्स आपके जो होते हैं, ये सारे यूनिट, ठीक है। सो ये अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जिनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी नाउ, इनमें से कौन सा आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का आपका फीचर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इट हैज एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, विच इज करेक्ट। कॉमन सील इज मैंडेटरी टू फिक्स to affix on all the important दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिकली, ठीक है, अभी तक। मेंबर लाइबिलिटी इज लिमिटेड, विच इज ऑल्सो करेक्ट, सो ये भी करेक्ट है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी के संबंध में। इट इज अ परपेचुअल सक्सेशन, अगेन दिस इज अ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी, कॉमन सील इज मैंडेटरी टू बी affix on all important documents, so it is not mandatory as of now। okay, तो जिसको आप ध्यान रखिएगा। अगला, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ विच टाइप ऑफ कंपनी। तो एफसीआई जो बना था अंडर एफसीआई एक्ट 1964। ओके, सो दैट मींस जब एफसीआई को बनाया गया तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया, जैसे एलआईसी के लिए एलआईसी एक्ट 1956। तो ऐसी कंपनियां जो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू आपका जो एग्जिस्टेंस में आती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी कंपनी के नाम से जानते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए स्टैच्यूटरी कंपनी विल बी करेक्ट आंसर। चार्टर्ड कंपनीज जो चार्टर्ड के थ्रू बनती है, ठीक है, जो कि जैसे आपका जो किंग क्वीन या इनके द्वारा पास किया गया हो, ठीक है, इंडिया में चार्टर्ड कंपनीज आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन, उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। प्राइवेट लिमिटेड आपका एंड होल्डिंग कंपनी यहाँ पे ज्यादा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन कैन अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट? कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर्स आपका डिस्काउंट में कब इशू कर सकती है? अंडर स्वेट इक्विटी, ठीक है। स्वेट इक्विटी क्या होता है? जहां पे जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको बेसिकली इशू होते हैं फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी बना के दिया अदर्स या इनमें, ठीक है। सो स्वेट इक्विटी कहां पे इसमें? सो इफ द कंपनी नॉट बिगिन कमर्शियल ऑपरेशन, नो। इफ द कंपनी इन लॉस, नो। if the shares issued to its own staff, if the shares issued as a sweat equity। तो sweat equity जो कि परफेक्ट आपका रिलेट करता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के साथ। a company can forfeit the shares already issued in which of the following situation। so forfeit of shares आपका कब किया जा सकता है किसी कंपनी के द्वारा? जो बेसिकली जो कॉल्ड अप कैपिटल में जो होते हैं, जैसे हमने आपका शेयर इशू कर दिए, अब जो बायर्स हैं उनको हमें पेमेंट करना था बट वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शेयर्स उनके अगेंस्ट में इशू हो चुके हैं, तो उस केस में आपका ये किया जा सकता है। सो शेयर्स when a shareholders become insolvent, no। when the company is under liquidation, no। when a shareholder does not pay dues on shares he hold, तो ये आपका ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर होगा। शेयर वंस इशूड, नो। चलो, सो ऑप्शन 4 इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला, ओके, नेक्स्ट वन,
सो ओके, अच्छा, दीज आर द सेम क्वेश्चन ना, वी ऑलरेडी डिस्कस दीज पर्टिकुलर वन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 15। ओके, सो यूनिट 15 की अगर हम लोग बात करें, सो दिस इज कॉल्ड कंपनी अकाउंट 2। तो ये किस में आता है आपका? कंपनी अकाउंट 2 के अंदर। तो जहां पे आपको मिलेंगे फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये दो मेजर एरियाज देखने के लिए दो सब टॉपिक हैं। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पूरा मतलब कम से कम 30 to 40 पेजेस से ज्यादा के आपको मिलेंगे, हर एक जो सब टॉपिक्स आपके हैं, ठीक है। So let's practice question based on this. Which one of the following is not classified under intangible asset? तो बताइए इनमें से कौन सा intangible asset नहीं है? Tangible asset which we can touch, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, प्रॉपर्टी है। इंटेंजिबल जैसे क्या होगा? गुडविल, ट्रेडमार्क्स, या फिर आपका पेटेंट्स हो गए। सो दीज ऑल आर बेसिकली इंटेंजिबल और टेंजिबल, सभी आपका रियल अकाउंट्स में आते हैं। सो क्या होगा आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड, ठीक है, कौन नहीं आता है? तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ये आता है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर ये नहीं आता, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कंप्यूटर हार्डवेयर विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। माइनिंग राइट्स है, गुडविल है, ये सब आपके क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स आपके। अगला क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट which form a complete set of financial statement as per Indian Accounting Standard 1. Okay, so Indian Accounting Standard 1 के हिसाब से which of the following is not in the list of statement, मतलब Indian Accounting Standard के अंदर जो लिस्ट आपके दी गई है, जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? So statement of change in equity for the period, ओके, हाँ ये आपका रहता है, सो ये रहता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन एसेट फॉर द पीरियड, ओके, सो दिस इज अभी तक आपका ये करेक्ट आंसर ये नहीं होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये होता है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन in respect of previous accounting period, this will also remain. Okay, so option B will be correct answer for this particular question. Okay, so option B will be right answer for this one. Next one, in which in the balance sheet of a company, the trade receivables are required to be sub classified into 3 categories. तो बैलेंस शीट के अंदर जो हम लोग जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपका रखते हैं। इनमें से कौन सा वो कैटेगरी नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग इज दीज? सो अनसिक्योर्ड हो गया, ये रहता है, डाउटफुल रहता है, सिक्योर्ड आपका रहता है, लॉस इज जनरली नॉट पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला, which one of the following entities is required to present consolidated financial statement as per the Indian accounting standard, Indian accounting standards 110? Okay, so all companies having more than one division, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए। सो एंटिटीज इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है आपका? जो बेसिकली मतलब जैसे अगर किसी की सब्सिडरीज हैं तो उन सब के लिए आपका। तो ऑल कंपनीज हैविंग मोर देन वन डिवीजन, नो। All government companies, no. Entity that control one or more other entities, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। All companies are required to present consolidated financial statement, no, ठीक है। So consolidated financial statements जो बेसिकली आपका किसके लिए होगा? जहां पे मतलब कोई जैसे पेरेंट कंपनी है ना, जैसे रिलायंस है, उसके नीचे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज या एसोसिएट कंपनीज है, उनके लिए। ओके, so in prescribed format of statement of profit and loss of a company, which one of the following item is not included? तो जो फॉर्मेट आपका दिया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का आपका जो सीक्वेंस होता है उनमें से कौन सा नहीं, जो उसका पार्ट नहीं होता है? सो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस आपका होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये भी आपका होगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? आपका फाइनेंशियल टूल है, जब हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका यूज किया जाता है पी रेशियो, और पी रेशियो इज जनरली नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसको आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। चलो, सो नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 16, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। पुराने सिलेबस में सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट ही होता था,
सो वी हैव फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब हम लोग बनाते हैं पूरे साल भर में कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ, 3 फर्दर कैटेगरीज मिलेंगी, ऑपरेटिंग, देन आपका फाइनेंसिंग एंड तीसरा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 3 कैटेगरीज में आपको इसको बिल्ड करना होता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो, legal requirement of preparation of cash flow statements, format for preparing cash flow statement, benefits of cash flow information, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये सब टॉपिक्स जो आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं वो आपके 3 भागों में होते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर एक साल का हम लोग इनफ्लोज आउटफ्लोज बना रहे हैं तो अलग अलग, ऑपरेटिंग अलग, इन्वेस्टिंग अलग और आपका फाइनेंसिंग अलग, ठीक है। सो इन फॉर ऑपरेटिंग क्या हो गया, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग आपका क्या हो गया, जिससे हम लोग बेसिकली आपका फाइनेंसिंग करें, ठीक है, लोन या अदर्स। एंड इन्वेस्टिंग क्या हो गया हमारा, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आपका पीपीई के अंदर उनका सेल परचेज वो उसमें। तो अब इसमें एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, नो, ये कैपिटल आपका हो गया, ठीक है। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गया। परचेज ऑफ गुड फॉर सेल, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, परचेज ऑफ गुड। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर जनरली पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग हो गया। रीपेमेंट ऑफ लोन आपका फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। which for the purpose of preparing cash flow statement which of the following is considered as financing activities। now I hope आप इसका आंसर बता पाएंगे। so issue of fresh capital, financing activities आपका, जैसे issue of fresh capital पहला ही ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये आपका क्या हो गया, अगेन ऑपरेटिंग में चला जाएगा। सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फॉर द पर्पस, अगला जो हमें पूछा है वो किसके ऊपर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, डिस्पोजेबल ऑफ मशीनरी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मशीनरी थी जिसको हमने बेच दिया, ऊपर की दो आपका फाइनेंसिंग, ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग। सो तीसरा जो डिस्पोजल ऑफ मशीनरी, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई मशीन था, आपने उसको सेल आउट कर लिया, तो उससे आपका जो पैसा आया, ठीक है, 2 लाख में आपने बेचा, तो 2 लाख का जो इनफ्लो हुआ है, ठीक है, सो दैट इज डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। या परचेज ऑफ मशीनरी होता तो भी आपका वो इसी का पार्ट होता। ओके, सो दीज 3 क्वेश्चंस। चौथा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड आपका देखिए किसी भी कंपनी के अंदर जो सोर्स ऑफ फंड हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। सो इंक्रीज इन फिक्स एसेट, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। तो क्या होगा आपका, सोर्स ऑफ फंड्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो करंट लाइबिलिटीज, जैसे हमने कुछ ऐसा किया, जैसे हमने लोन ले लिया या जो रिटेन अर्निंग आपका हुआ या शेयर इश्यू के थ्रू, सो उससे आपकी लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस ऑफ फंड्स। अगर हम लोग बात करें यूजेस ऑफ फंड्स, ठीक है, हमने लाइबिलिटी लिया था, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका यूज कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे। सो इंक्रीज इन कैपिटल, यूजेस कहां पे होगा, इंक्रीज इन कैपिटल, नो। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, नो। इंक्रीज इन टर्म लोन, नो। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। तो ये 5 क्वेश्चन आपका जो कि इसके ऊपर। फाइनल जो हमारा यूनिट है मॉड्यूल बी के अंदर, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ओके, सो फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज विच इंक्लूड बहुत सारी चीजें, आपके डेफिनेशन इन फंक्शंस ऑफ बैंक, रिक्वायरमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, या आपके अकाउंट्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, ये जो बैंकिंग की एक्टिविटीज आपकी होती है उनसे रिलेटेड, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो क्वेश्चंस आपके किस टाइप के हैं इसमें देखें तो, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज सब्सिडरी बुक इन द बैंक। तो इनमें से कौन सा आपका सब्सिडरी बुक के रूप में आपका कंसीडर नहीं किया जाता, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। सो जर्नल करंट अकाउंट लेजर,
जनरल लेजर, लोन लेजर, जनरल लेजर, ठीक है। सो जनरल लेजर हमारा इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नॉट कंसीडर्ड लिखा, अगर कंसीडर्ड होता तो ये आपका करंट अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, बिल डिस्काउंटेड हो गया, ठीक है, जो हम लोग, ये आपका इसका पार्ट नहीं होगा। शेड्यूल 10 ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक प्रोवाइड डिटेल ऑफ, तो ये जो शेड्यूल 10 आपका है, ये किस चीज की डिटेल प्रोवाइड करता है, आपका फिक्स एसेट्स का, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो शेड्यूल 10 जहां पे अगर आप बैलेंस शीट खोलेंगे, परफॉर्मा ए डॉक्यूमेंट्स जो आपका है आरबीआई के हिसाब से जो दिया गया, ठीक है, तो उसमें जो शेड्यूल 10 है, जिसमें आपका जो फिक्स एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगला हमारे पास है रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड रेफर्स टू, so rebate of bill discounted refers to concessional rate of discount for priority sector, no. Rebate provided to priority customers, no. Unexpired discount, so which is correct one, none of the above, जो कि होगा, so आपका correct answer क्या होगा, option C will be correct answer for this one. Operating expenses shown in one of the schedules of the profit and loss accounts of the bank डू नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनमें से, इनमें से कौन सी चीज आपका नहीं आएगा, लॉ चार्जेस आएंगे, प्रिंटिंग आएंगे, ठीक है, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, ठीक है, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, हाँ, दिस विल बी पार्ट ऑफ दिस वन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूजन अबाउट दिस वन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आई गो विद दिस, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ओके। सो यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर वन, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर से आपका होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरेस्ट अर्न बाय अ बैंक शोन अंडर विच शेड्यूल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो बैंकों के द्वारा आपका इंटरेस्ट अर्न किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के किस शेड्यूल के अंदर आपका दिखाया जाता है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, schedule 13. So schedule 13 means option A will be correct answer for this particular question, okay. So schedule 13 जहाँ पे आपके जो भी इंटरेस्ट आपका अर्न किया जाता है बैंक के द्वारा, उसका उसके बारे में डिस्क्लोजर आपका देना होता है, okay. So this is the one, okay. Next one, okay, this is it. So guys, मॉड्यूल बी जहाँ पे हमारे सबसे कम टॉपिक आपके हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप स्टडी वाइज देखेंगे ना, इसके हिसाब से ये मत जज कीजिएगा कि मॉड्यूल बी में आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मॉड्यूल बी को ओपन करेंगे, इन टॉपिक्स को अगर आप गो थ्रू करेंगे, तो एक ही टॉपिक ना काफी लेंदी और काफी चीजें आपको डिटेल्स में जो देखने के लिए मिलेंगी, ओके। सो वी आर डूइंग दिस बिकॉज कि आपको एक आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली फ्रेम किए जाते हैं आईआईबीएफ के द्वारा, जो अपनी मैकमिलन की बुक है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। सो एक फेयर आइडिया, और उसके बेसिस पे आप जैब एग्जामिनेशंस के लिए अपनी प्रिपरेशंस को आपका थोड़ा सा एज दे सकते हैं, ओके। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया मॉड्यूल बी। पिछला सेशन अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिएगा, और इनकी पीडीएफ के लिए, ठीक है, अगर आपको हमारे यहाँ पे जैब कैब वाला के अंदर जितने भी आपके सेशंस आपके हो रहे हैं, सारे सेशंस के पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो जेआईबी सीआईबी वाला अगर आप इसको देखेंगे आपका टेलीग्राम के ऊपर, सो टेलीग्राम पे जहाँ पे आपको ये पूरे वो मिलेंगे, ठीक है। सो जिसमें रेगुलर बेसिस पे क्विजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, पीडीएफ्स आपके मिलेंगे, या अदर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, ओके। सो जल्दी से आप सभी लोग इसको आपका ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और जो भी आपको हेल्प चाहिए होती है, या ऐसा जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हमारी तरफ से लगता है वो हम लोग सब वहां पे शेयर करते हैं, सो वो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा अक्टूबर एग्जामिनेशंस के लिए या फिर आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, ओके। सो गाइज आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगे, एंड वी आर प्लानिंग फॉर नंबर ऑफ सेशन। जैसे हमने एक संपूर्ण बैच लॉन्च किया है जेआईबी के लिए, जिसमें रेगुलर क्लासेस हम लोगों की होती है ट्यूसडे टू सैटरडे, संडे को मैराथन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ आपके कंटेंट्स मिलेगा जो आपको आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर अच्छे मार्क्स आपका दिलाएगा। सो आई होप आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं जो बैंक्स के अंदर, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनको भी आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर इस पर्टिकुलर कंटेंट से आपका मदद मिलेगा, ओके। सो आई विल कम अप विद द थर्ड पार्ट, दैट इज मॉड्यूल सी, देन हम लोग मॉड्यूल डी। तो इस तरीके से चारों मॉड्यूल हम लोग कवर अप करेंगे। सो ए और बी जो कि हम लोग ऑलरेडी आपका
कर चुके हैं. ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.